अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज खुद नोटिस के दायरे इख्तियार के लिए सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा 5 रुकनी बेंच पर सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने एतराज उठाया है कि किसी बेंच को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो दूसरे बेंच की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी बेंच को ये मुकदमा सुनने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को सहाफियों को हरासा करने के केस में अज खुद नोटिस लिया था। इस अज खुद नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चैलेंज करते हुए 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया था। 2 रुकनी बेंच के अज खुद नोटिस को चैलेंज करने और फैसला मुअत्तल किए जाने पर आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को खत लिखकर अदालत के अज खुद नोटिस के दायरा कार, अदालती जुरिस्डिक्शन, कवायद ज़वाबित और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर दर्जनों सवालात उठा दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में लिखा कि जिन अफराद और इदारों को नोटिस जारी किए गए उनमें से किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया और अगर कोई एतराज़ उठाता तो उसका जवाब भी दे दिया जाता, मगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को बुलंद तरीन कानूनदान और आईनी माहिर समझते हैं और जो कि एक सरकारी मुलाजिम हैं, उन्होंने नोटिस लिया और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट कायम मकाम चीफ जस्टिस के नाम लिखने की तैयारी शुरू कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा खत में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपने पेश रो की तरह, जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे, अपने कॉलीग्स को प्रोटेक्ट और एग्जीक्यूटिव के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। सरकारी मुलाजिम को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि मौजूदा रजिस्ट्रार तैनाती से कबल वज़ीर आज़म हाउस में काम करते रहे हैं कि जो रजिस्ट्रार हुकूमत से लिए जाते हैं उन्हीं रजिस्ट्रार ऑफिस का मिसयूज़ करते हुए देखा गया है। मसलन हुकूमत जिन मुकदमात में दिलचस्पी रखती है उन्हें फौरी समाअत के लिए लगा दिया जाता है और जिन केसेस को हुकूमत नहीं लगाना चाहती वो केसेस मुलतवी रख दिए जाते हैं या फिर लगाए ही नहीं जाते। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी बेंच पर इतराज उठाते हुए लिखा कि जब 5 रुकनी बेंच अज खुद नोटिस इख्तियार के तयन पर समाअत कर रहा था तब तक 2 रुकनी बेंच ने कोई फैसला ही नहीं दिया था। अगर फैसला दे भी दिया होता तो इसके बाद आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर किया जा सकता था, मगर लार्जर बेंच या फिर स्पेशल बेंच बनाना ताकि किसी दूसरे बेंच की कार्रवाई को मॉनिटर किया जा सके, ये बिल्कुल गैर आइनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच दूसरे बेंच को मॉनिटर करना शुरू कर देगा तो इससे अफरात तफरी फैलेगी और निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के कानून और रवायत से हटकर काम करने की मिसाल देते हुए लिखा कि कोई बेंच किसी केस की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता और ना ही बेंच दोबारा बनाया जा सकता है, मगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 9 मई 2018 को पेशावर में ओपन कोर्ट के दौरान ऐसा ही किया कि जिस पर मैंने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ऑर्डर लिखे। माजी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समाअत के दौरान बेंच में मौजूद अपने ही जज को वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर निकाल कर नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाद में अलग हुक्मनामा जारी किया। खत में कहा गया है कि इन ऑर्डर्स पर ताहाल गौर ही नहीं किया गया। माजी के ऐसे अदालती ऑर्डर्स पर तवज्जो ना देने की वजह यही हो सकती है कि कुछ चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है कि वो बेलगाम और बिला रोक टोक इख्तियारात को अपने पास रखें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि आइन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कुछ मखसूस पावर्स देता है, इख्तियारात देता है, मगर इसके अलावा चीफ जस्टिस नई पावर्स और जिम्मेदारियां नहीं ले सकता। कोट एंड कोट, ही इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में बेंच बनाने के इख्तियारात के हवाले से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक गैर मामूली प्रैक्टिस जारी है कि कॉज लिस्ट जारी करने से पहले इसे चीफ जस्टिस के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। हालांकि ऐसा करना आइन में और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में दर्ज नहीं है। चीफ जस्टिस के पास सिर्फ बेंच बनाने की ताकत है, वो केसेस को मखसूस बेंच के सामने लगाने के मजाज नहीं। ऐसा सिर्फ मखसूस हालात में ही किया जा सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 23 अगस्त 2021 के ऑर्डर में सुओ मोटो के दायरा इख्तियार के तयन का हवाला देते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच वतन पार्टी बमुकाबला रियासत पाकिस्तान में तय किया जा चुका है कि केस अवामी नौयत का होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अदालत में आने वाला शख्स तमाम मालूमात अदालत के सामने रखे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के नाम खत में लिखा कि 20 अगस्त 2021 को जो मामला सामने आया वो हसास नौयत का था और फौरी अमल करने का था। सहाफियों को जिस तरह उठाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सुस्ती दिखाती और किसी और सहाफी को अगवा कर लिया जाता या फिर उसे गोली मार दी जाती तो कौन जिम्मेदार होता? ये बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद लिखा कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि अदलिया में तकसीम है
मुझे फ़राइज़ की अदायगी की वजह से अवामी तासुर की बुनियाद पर तंज का निशाना बनाया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ख़त में वो हवाले भी दिए कि जहां उन्हें बेंच से या तो अलग कर दिया गया या फिर उनको सुने बगैर ऑर्डर पास कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस खत के आखिर में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि इस खत को उर्दू ज़बान में तर्जुमा करके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शाया कर दिया जाए। ये सारा मामला नाजरीन उस वक्त शुरू हुआ कि जब एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आमिर मीर, इमरान शफकत और अमजद भट्टी की दरख्वास्त पर अज खुद नोटिस ले लिया। इस 2 रुकनी बेंच ने DGFIA, IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इतलात और सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक को रिपोर्ट्स के साथ ज़ाती हैसियत में तलब किया। सहाफ़ी तंजीमों को भी तलब करते हुए सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों और मुकदमात की पेश रफ्त रिपोर्ट्स भी मांगी गईं। सुप्रीम कोर्ट के इसी 2 रुकनी बेंच ने तमाम तहरीरी जवाबात 26 अगस्त तक जमा कराने का हुक्म देते हुए इस मुकदमे को इसी बेंच के सामने 26 अगस्त को ही फिक्स कर दिया। 2 रुकनी बेंच के इस खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच कि जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजर शामिल थे। इस लार्जर बेंच ने 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इस पर अमल दरामद रोक दिया। 23 अगस्त को लार्जर बेंच ने यह सवाल उठा दिया कि अज खुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा भी कोई जज अज खुद नोटिस ले सकता है? इस अज खुद नोटिस के इख्तियारात के तयन के लिए आज ही सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर लतीफ अफरीदी और दरख्वास्त गुजार अमजद नज़ीर भट्टी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल के आगाज में ही दरख्वास्त की कि मैं इस केस में अहम तरीन मामले की तरफ अदालत की तवज्जो लाना चाहता हूं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक अखबार की खबर में ऐसा तासुर दिया गया है कि अदालत डिवाइडेड है, यानी कि तकसीम हो चुकी है। अखबार के मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खत लिखा है कि खत में यह तासुर दिया गया है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले पर मॉनिटरिंग बेंच बनाया जा चुका है। 1997 में भी इस अदालत में इसी तरह की अफसोसनाक वाकयात हुए थे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुतवाजी बेंच एक दूसरे के खिलाफ फैसले देते थे। मेरी इस्तदा है कि 1997 वाली तारीख ना दोहराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे मुताबिक ये बेंच मुतवाजी बेंच नहीं है, ये लार्जर बेंच है जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा को पेश की गई दरख्वास्त से हटकर मामला देख रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तासुर भी दुरुस्त नहीं कि इस बेंच की समाअत जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले को मुतासिर करने के लिए जल्द मुकर्रर की गई। ये अदालतों की रवायत भी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार भी कि कौन सा मुकदमा कब सुना जाएगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के जवाब में जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट का वक़ार और इसका इत्तेहाद यानी कि इसकी यूनिटी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाज़ेह किया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से एक मुश्किल सामने आई है जिसका तदारुक करना ज़रूरी है। अगर कोई मुनासिब वजह ना हुई तो ये केस दोबारा 2 रुकनी बेंच के सामने चला जाएगा। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि बेहतर नहीं है कि 2 रुकनी बेंच के जजेस को भी इस बेंच में शामिल कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं। इस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इदारे पर एतमाद ना करना भी एक अहम पहलू है। तयशुदा तरीक़ाकार से हटने से अदालती निज़ाम तबाह हो सकता है। माजी में लार्जर बेंच बनाने से दीगर अदालती अमूर मुतासिर होते थे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि जिस मामले का जायजा लिया जा रहा है वो 20 अगस्त के हुक्म से अलग है। हमारे बेंच का मकसद जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हुक्म का जायजा लेना नहीं है। 2 रुकनी बेंच का हुक्म अदालती हुक्म है। मॉनिटरिंग या मुतवाजी बेंच का तासुर गलत है। अटॉर्नी जनरल ने माजी के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 2005 में अज खुद नोटिस के SOPs जारी किए गए थे। इन SOPs के मुताबिक कोई बेंच सुओ मोटो लेने की सिफारिश चीफ जस्टिस को भेजेगा। इसके बाद ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होगा कि नोटिस किस बेंच को और कब मुकर्रर करना है। माजी में जजेस अज खुद नोटिस लेकर मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजते रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साल 2016 में नैब इख्तियारात पर भी बेंच ने अज खुद नोटिस की सिफारिश की थी। जस्टिस इजाजुल एहसान ने अटॉर्नी जनरल को दलाइल के जवाब में यह कहा कि आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं वो 2 रुकनी बेंच की सिफारिश थी। नोटिस लेने की सिफारिश के बाद 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और 3 रुकनी बेंच में सिफारिश करने वाला कोई जज शामिल नहीं था।
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में खसूसी इख्तियारात देता है। माजी में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर अज़खुद नोटिस लिए गए हैं। फैज़ाबाद धरना केस में भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अज़खुद नोटिस लिया था। माजी में भी कुछ ऐसे अज़खुद नोटिस लिए गए हैं कि जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामला नहीं भेजा गया। चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो अज़खुद नोटिस पर बेंच तश्कील दे या फिर नोटिस लेने वाले जज को केस सुनने की इजाज़त दें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल जारी रखते हुए ये नुक्ता भी उठाया कि जस्टिस फाइज ईसा बेंच ने जुडिशल ऑर्डर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 20 अगस्त के हुक्म में क्वालिटी है। ये हुक्मनामा मुफाद आमा के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रख कर दिया गया है, लेकिन दूसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट के कवायद और ज़वाबित को मद्देनजर नहीं रखा गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी तजवीज़ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के 20 अगस्त के हुक्मनामे को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए तो मामला हल हो सकता है। इस हुक्मनामे में मामला उसी बेंच में लगाए जाने के नुक्ते को अगर तब्दील कर दिया जाए तो मसले के हल के लिए यह काबिल कबूल होगा। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ दी कि अज़खुद नोटिस लेकर फ्री कैन को नोटिस करने वाला बेंच मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया जाए। 2 जजेस की जानिब से 2 रुकनी बेंच को 5 रुकनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ और अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ इस कानूनी मामले पर बज़ाहिर नज़र आते इख्तलाफात को ख़त्म कर सकती है। नाज़रीन, क्या अज़खुद नोटिस के मामले को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जो 2 एक्सट्रीम मुख्तलिफ कानूनी आरा सामने आ रही हैं, क्या ये निज़ाम अदल के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा का बार बार ये कहना कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इस दावे में कितनी सदाकत है? बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर, वकला तहरीक के सरखेल और मारूफ कानूनदान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाइए कि अगर थोड़ी सी गुंजाइश रख ली जाती, खुद तबादला ख्याल कर लिया जाता, एक दूसरे से या चेंबर्स में डिस्कस कर लिया जाता, क्या मुनासिब नहीं था? ये होना तो चेंबर्स में चाहिए और मैं कम अज़ कम मैं खुद ये कई बार कह चुका हूँ ऑन दी मीडिया। 2 बातें मैं कुछ 2-3 साल से कह रहा हूँ और ये मैंने बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई है और बहुत बड़ी दरार है। ये इट गोज़ बैक इन हिस्ट्री टू द हुबारा बस्टर्ड का जो फैसला सुनाया था गया था और उसको बैन किया गया था, पर वो हिस्ट्री में इस वक्त मैं नहीं जाता हूँ, पर उसके बाद जो वाक़यात हुए उससे ये बहुत दरार पड़ गई। अब दरार जब पड़ी है तो इसका ज़ाहिर है नुकसान सुप्रीम कोर्ट को होगा। ये नहीं कि इस किस्म की दरार पहले नहीं हुई, बड़ी बड़ी दफ़ा हुई है। जज साहबान बात नहीं करते थे जी। इंडिया में तो 4 सीनियर जजेस ने, द सीनियर 4 जजेस, ये 2 साल पहले हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट देयर ओन चीफ जस्टिस। अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे यहाँ जब वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट होता था, ये जो अब पाकिस्तानी है, उसमें 2 ग्रुप बने हुए थे। एक मौलवी मुश्ताक का ग्रुप था, एक सरदार इकबाल का ग्रुप था। ये 2 सीनियर जजेस थे और ये ग्रुप नीचे तक जाते थे, वकुला डिवाइडेड थे। कौन जा रहे हैं ईद मुबारक कहने मौलवी साहब की तरफ, कौन जाता है सरदार साहब की तरफ। आपस में शिकायतें हुआ करती थी। आप पेश होते, अगर आप चले गए हैं सरदार साहब की तरफ तो दूसरे दिन आपकी ज़मानत की दरख्वास्त लग गई है मौलवी साहब की तरफ, तो समझ लें श्योरली वो डिसमिस होगी। फिर ये हमारे यहाँ 1998 में हुआ, बड़ी शिद्दत के साथ हुआ और वो हुआ कि चीफ जस्टिस को निकालने में न सिर्फ जजों ने हाथ किया पर सियासी कारकुनों ने और पॉलिटिकल पार्टी ने। नवाज शरीफ ने जिस दिन हमला करवाया सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये किसी को इल्म है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ 5 सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस, ये 5 मेंबर बेंच के बेंच नंबर 1 पे बैठे हुए थे और उसके उस कमरे पे हमला हो गया और उनको पीछे से कुर्सियां फेंक के जजों को भागना पड़ा क्योंकि इनके वर्कर ऊपर चढ़ आए और हाथापाई होने लगे थे जज से। उस वक्त
10 मेंबर अलहदा बैठे थे, किसी एक ने 10 मेंबर जजेस ने इनके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया कि ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ, चीफ जस्टिस को पे हमला, कोई नहीं। और नवाज शरीफ और वो 10 जज असल में मिले हुए थे, और उसके मिलने का किस तरह क्या सबूत कि नवाज शरीफ एक तो शरीफ खानदान में बड़ी कुदरत है कि ये किसी एक पौधे की आबियारी नहीं करते, ये जंगल की आबियारी करते हैं। इन्होंने, अब मैं इस पे भी आ रहा हूँ, ये जज साहब जो इन्होंने 10 जजेस के जो सरबराह थे जो नवाज शरीफ के साथ थे, उनको नवाज शरीफ ने बतौर अपने कैंडिडेट बराए सदर बिल्कुल नॉमिनेट किया, हार गए, फिर गवर्नर बना दिया जी, गवर्नर बना दिया बिल्कुल। नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज ने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग के साथ, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट सेनेट में 6 साल सेनेट में दिए, एक सुप्रीम कोर्ट को जज को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। उसको क्या पता है गेम का, क्रिकेट गेंद इधर से जा रही है उधर से जा रही है, इतनी कंपेटिटिव गेम हो गई। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने बना दिया ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिन्होंने नहीं बने सुप्रीम कोर्ट सेनेट में नहीं गए, उन्होंने अपनी भतीजी को भेज दिया कि मेरी सीट आप उसको दे दें। वो बड़ी अच्छी सेनेटर है, मैं ज्यादा उसका नाम वाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेहनती। और पर ये इन्होंने, आप सोचें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैं हाई कोर्ट के जजेस को जिस तो अभी बात ही नहीं कर रहे नवाजा, हाँ। और ये बड़ा एक लेजिटिमेट, एक तरीका लेजिटिमेट है कि जी वो तो रिटायर हो गए हैं, हाँ। उनको हम सेनेट में ले जाए। लेकिन जैसे अरुण जेटली ने कहा, इंडियन लॉ मिनिस्टर ने, कि दी प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर अफेक्टेड बाय पोस्ट रिटायरमेंट perquisites and advantages to be given. Absolutely. ये इनको प्री रिटायरमेंट, ये जजेस को ये इस तरह करते हैं नवाज शरीफ वगैरह। आखिरकार देखें उदैबिया पेपर का जो उन्होंने फैसला लिया, वो कोई कह सकता है कि एक फौजदारी मुकदमा, वो मुकदमा ज़ायदुल मियाद हो जाता है। आप रेप करें, 20 साल बाद पकड़े जाए, पहले ना पकड़े जाए, तो आप कहेंगे 20 साल गुजर गए, जायदुल मियाद हो गया। जायदुल मियाद तो सिर्फ दीवानी यानी सिविल मगर मुझे इत्तेज़ाज़ एहसन साहब, अगर मौका दें, आपकी बातों से ये महसूस हो रहा है, तासुर आप दे रहे हैं कि बेसिकली अदलिया का को सियासी बनाने में एक लंबी रवायत है हमारे मुल्क में। सर मगर मुझे बताइएगा कि ये जस्टिस फायज़ ईसा का जो ये ख़त है, इसमें वो जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर रहे हैं, इस्लाह बेंच की, इसको मॉनिटरिंग बेंच करार दे रहे हैं। ही इज़ रिपिंग अपार्ट द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग एन एजेंडा। बहुत हैवी सार्काज़म इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर उनके हवाले से, और फिर सुओ मोटो के हवाले से कुछ स्कूलिंग भी दे रहे हैं, महसूस ये होता है। कितनी अहमियत का हामिल है ये इनका नोट, इनका खत? ये अहमियत का तो हामिल है इसलिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मॉनिटरिंग बेंच नहीं है भाई, गलत का है मॉनिटरिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं जी, और ये काजी साहब को इल्म है, काजी साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, बड़े दबंग चीफ जस्टिस रहे हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। काजी साहब के होते हुए एज चीफ जस्टिस मैं देखता किसी चीफ जस्टिस, किसी जज की हाईकोर्ट की ये मजाल होती कि वो अपने घर में अदालत लगा के बैठ जाता और कहता मैं बेंच हूं और मैं ये फैसला दे रहा हूं। ये तो नहीं हो सकता। जजेस आर इक्वल, one amongst equal. Yeah, but the chief justice being the first. The chief justice has certain authorities and certain powers which determine the legal process. अब वरना तो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक ही केस को लेके हर कोई अपने अपने अदालत में बैठ जाए और रजिस्ट्रार को कहो मुझे भी दो, वो कह रहे हैं मुझे भी दो, कोई अपना फैसला दे रहा है, एक कोई अपना फैसला दे रहा है, और केस एक ही है।
तो एतजाज साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं कि सुओ मोटो नोटिस लेने का और बेंच बनाने का इख्तियार जो है, इंतजामी इख्तियार, वो सोली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और ये हतमी है। मेरी राय में ये जो राय आपने दी है ये काफी प्रेवलेंट राय है। ये प्रेवलेंट राय है कि सुओ मोटो का इख्तियार भी और बेंच बनाने का भी इख्तियार चीफ जस्टिस को। मेरी राय में सुओ मोटो नोटिस ले लेना ये सिंगल जज कर सकता है, बट सिंगल जज जब नोटिस लेता है जी, वो उसी वक्त उसी ऑर्डर में लिखता है कि दिस फाइल में बी सेंट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर suitable orders including constitution of a bench or a larger bench as he may desire। ठीक है, ये लिखा जाता है। आपको मालूम है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस था, जब चीफ जस्टिस को निकाला था, जिसमें हमारी ये भी थी, लॉयर्स मूवमेंट भी थी। बट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि लॉयर्स मूवमेंट जो थी, जो चल रही थी, अंदर अदालत में मुकदमा भी चल रहा था और मैं सीरियसली वो मुकदमा लड़ रहा था। वो मैंने कोई लॉयर्स मूवमेंट और वो केस जीते इसलिए नहीं कि मूवमेंट चलाई, मैंने केस इसलिए जीते क्योंकि मैंने वहाँ ठोस बहस की, मौजू बहस की। ठीक है, और उस बहस में आपको बताऊं 4 मरतबा बेंच तब्दील हुआ। एक्टिंग चीफ जस्टिस, मैं दोबारा हूं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। कौन? एक्टिंग चीफ जस्टिस राणा भगवान दास साहब ने 4 मरतबा बेंच बदला जी। पहली दफा बनाया बेंच, वो 3 मेंबर बेंच था जिसको हेड कर रहे थे सरदार रजा खान। सरदार रजा खान ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो फैसला किया है काउंसिल ने और रिस्ट्रेन किया है, मुअत्तल किया चीफ जस्टिस को, उसमें मेरे दस्तखत है, तो मैं नहीं सुन सकता। और ऑर्डर लिखा बेंच का, द मैटर में बी प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फ्रेश बेंच। उन्होंने नया बेंच बना दिया, 3 मेंबर बेंच, राणा भगवान दास साहब। 3 मेंबर बेंच पे एक मामला ऐसा चल पड़ा, वो एक मौलवी इकबाल हैदर सेनेटर नहीं, जो बहुत ही अजीम शख्स था, और एक मौलवी आपने देखा होगा लिटिगेंट, वो परपेचुअल लिटिगेंट, उन्होंने दरखास्त दी, शोर डाला, शोर इतना पड़ा अदालत में, गवर्नमेंट ने ये किया करवाया कि बेंच को उठना पड़ गया। बेंच उठते जाते कि हम नहीं सुनते। मैंने कहा जी आप चीफ जस्टिस साहब को भेज दें कि वो लार्जर बेंच बना दें। उन्होंने कहा ये ठीक है, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बना दिया, भेज दिया। बुट्टर साहब का अब 5 मेंबर बेंच हो गया विद बुट्टर साहब। बुट्टर साहब के साथ झगड़ा हो गया पीरजादा साहब का, शरीफुद्दीन पीरजादा, और उन्होंने कहा हम चीफ जस्टिस को भेजते हैं बेंच बनाए। मैंने कहा कि उनको कहें कि फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट। उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। वो गया, जब फाइल गई, मैं तो फाइल के पीछे नहीं गया, फाइल आई तो हमें पता लगा भगवान दास साहब ने फुल कोर्ट 13 जजेस का बनता था, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं आ सकते थे, नहीं बैठ सकते थे। नंबर 2, जो 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में थे, वो नहीं बैठ सकते थे, वो तो एतजाज साहब, आपने ये तो तारीख से दोहरा दिया और ये बताया कि ये हो चुका है और आपके साथ भी हुआ था, मगर जस्टिस साकिब निसार के रवायत और कानून से हट के जो इकदाम हैं और जो वर्बली जिस तरह वो बेंच तोड़ देते थे, इजेक्ट कर देते थे मेंबरान को, और उसके खिलाफ जो ऑर्डर्स दिए, और क्या एम्बिशंस रहे हैं चीफ जस्टिस के और आने वालों के भी क्या एम्बिशंस हैं, इसके ऊपर भी जस्टिस फायज ईसा ने लिखा है। एक वक्फे के बाद इसके ऊपर आपसे तबसरा चाहूंगी, एंड वी विल इंक्लूड विद अस आल्सो द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, अब्दुल लतीफ अफरीदी साहब। स्टे विद अस।
हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। कंटिन्यू करते हैं एतजाज एहसन साहब के साथ। अब्दुल लतीफ अफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, उन्होंने पेश होकर अपना मौक़िफ़ भी देना है। एतजाज साहब फरमाइएगा कि साकिब निसार साहब के हवाले से अपने तहरीरी ख़त के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि वो एब्रप्टली और ज़बानी तौर पर वर्बली रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते थे बेंच मेंबर्स को, जजेस को इजेक्ट करके बाहर फेंक देते थे। इस हवाले से उन्होंने भी 9 मई 2018 को और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने भी सेपरेट ऑर्डर्स लिखे, लेकिन आज तक ताहाल उनको नहीं एड्रेस किया गया। और मानना है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का कि इसकी एक ही वजह हो सकती है, अनअटेंडेड है ये ऑर्डर्स, क्योंकि चीफ जस्टिस फ्यूचर के भी दे मे विश टू हैव अनब्राइडल्ड एंड अनफेटर्ड डिस्क्रेशन एंड नॉट टू बी कंस्ट्रेन्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक अनब्राइडल्ड एम्बिशन है चीफ जस्टिस के अंदर। ये गलत फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं? सदाकत है उनकी बात में? इसमें सदाकत है, बिल्कुल है। और चीफ जस्टिस इस पावर को बहुत मिसयूज करते रहे। इस केस में मुझे नहीं लगता मिसयूज हुई, क्योंकि इस केस में दो जज या उनमें से दो जज पावर को अस्यूम करके बैठ गए, जो पावर उनमें नहीं थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बेंच। ये पावर नहीं थी। जब तक चीफ जस्टिस ये ना कहे कि ये केस इन 3 जजेस के पास सुनेंगे, या वो उसके बनाए हुए 3 मेंबर, 2 मेंबर, 5 मेंबर बेंचेस के चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंचेस के रूबरू केस ना जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मेरा केस फर्ज कीजिए कल सुबह लगा हो बिफोर अ 3 मेंबर बेंच, मैं वहां पहुंचूं और विदाउट द चीफ जस्टिस हैविंग हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड इट, वो मुझे रजिस्ट्रार कहे या कोर्ट एसोसिएट कहे कि जी आपको तो उस अदालत में चले जाएं, आपका केस वहां चला गया है। मैं पूछूंगा चीफ जस्टिस साहब ने भेजा है, अब फर्ज करो वो कह दी चीफ जस्टिस साहब ने नहीं भेजा, काजी साहब ने बुला लिया। ठीक है, आप इधर ठीक है, आई अंडरस्टैंड। एतजाज साहब, आपको ये तो लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है सो मोटो लेना है कि नहीं लेना, किधर लगाना है, किस बेंच को देना है। मगर सर दूसरी जानिब फायज़ ईसा साहब पॉइंट आउट करते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है कि एक बेंच की समात को दूसरा बेंच जो है वो ओवरलुक या मॉनिटर कोट अनकोट करना शुरू हो जाए। वो कहते हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये जुरिस्डिक्शन से बाहर है। मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन का उन्हें हवाला भी दिया और वो कहते हैं कि अगर इस सूरत में कोई भी ऑर्डर पास किया जाए उस निगरानी या मॉनिटरिंग बेंच की तरफ से, तो वो नल है, वॉइड है, नलिफाइड है, इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उनका ये कहना था कि बहरहाल लीगल इफेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन रिव्यू की जुरिस्डिक्शन ऑप्शन तो मौजूद थी, तो ये बेंच क्यों बना? इस बात में सदाकत है या नहीं है? कोई मॉनिटरिंग जज दूसरे बेंच को मॉनिटर नहीं कर सकता। लेकिन आप इस बात को समझें, एहतियात से समझें कि कोई जज या कोई 2 जज या कोई 3 जज खुद बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि हम बैठ गए और ये केस हमारे सामने लाया जाए और हम ही ने फैसला करना। ये नहीं इख्तियार, ये इख्तियार हो जाए हर जज को, तो मैं अर्ज कर रहा हूं तो केओस और एनर्की हो जाए। बेंच वही है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच वही है जो चीफ जस्टिस या एक्टिंग चीफ जस्टिस मुकर्रर करते हैं। और लाइक भगवान दास, ठीक है, यू वेरी क्लियर अबाउट दिस सर, कता कलाम इमाम। मगर अब मुझे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऊपर भी रोशनी डालिए। सार्काज़म से मुखातिब किया है, बहुत सख्ती से उनके किरदार को, उनके सो कॉल्ड एजेंडा को, गोल्स का जिक्र किया है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ना कि सिर्फ एक सरकारी अफसर है कि जो कि उसको नहीं होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के तहफ़्फ़ुज़ के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहा है, जुडिशरी के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। और उनका ये भी मानना है कि ये तो बहरहाल जो अभी रजिस्ट्रार हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। कहते हैं रजिस्ट्रार्स बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट आर नोन टू मिस यूज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। क्या ये बात सही है सर कि रजिस्ट्रार जो हैं वो गलत किरदार को अपना निभा रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव के इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे होते हैं, जो आज भी हो रहा है बकौल फायज़ ईसा साहब के? ये भी दुरुस्त है। मैं जो बात दुरुस्त की है काजी साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त है। असल में ये जुडिशल सर्विस से आने चाहिए और ये ऑन डेप्यूटेशन नहीं आने चाहिए रजिस्ट्रार। एक बात। दूसरी बात जो आप कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो रजिस्ट्रार को ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि वो पहले ही फैसला करे। ये हम बार बार कहते हैं
ये हमने बहुत मर्तबा कहा है और मैंने ऑब्जेक्शंस बहुत दफ़ा लिए और मुझे बिल्कुल ये एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग पे कि रजिस्ट्रार लिख देता है पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल। भाई ये तो चीज़ वो अदालत ने फैसला करनी है। ये चीज़ मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये तो फैसला जजों ने करना है। तुम कौन होते हो? फिर हमें अपील करनी पड़ती है टू सिंगल जज इन चेंबर। कई दफ़ा वो मानते हैं, कई दफ़ा नहीं मानते और वो केस ही फारिग हो जाता है। और काजी फैजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और हमें इस पे एतराज़ है। दूसरा जो हमें एतराज़ है, हम बार काउंसिल्स में और बार एसोसिएशंस में बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये बेंच की तश्कील देने का हक सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, ये कोलिजियम होना चाहिए। कोलिजियम होना चाहिए, एक कोलिजियम चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कोलिजियम में चीफ जस्टिस एंड द टू सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जजेस, ये तीन बैठे और देखते जाएं कि ये कौन सा, ये केस भाई ज़रा सेंसिटिव सा केस है, इसमें फलाना सेंसिटिव इदारा इन्वॉल्व है, ये इट शुड बी गो टू अ लार्जर बेंच। ठीक है मगर एहतिसास साहब, ये वाला केस जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, अगर यही केस जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मंदोखेल के ऊपर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच है, इसी के पास रहे, क्या कबाहत है? इसमें कबाहत ये है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मैं ये 10वीं बार अर्ज करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम में। कबाहत इसमें नहीं है कि ये कॉज क्या है, ये मसला क्या है। मसला बहुत संगीन है। वो साफियों के पिकअप पर है, हम तो रोज बात करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लेकिन हम बतौर वकला हमें ये भी बड़ी तकलीफ होती है। ये जज जब फिरौन बनते हैं, ये एक सिंगल जज को या दो जजों को इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालत बन के बैठ जाए। मैं ये आपको ये सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह तो हर जज अदालत बन के बैठा हुआ। और चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस जब रेगुलेट करता है, केसेस देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, मेरी राय है वो कोलिजियम होना चाहिए। पर कोलिजियम को छोड़े, जब वो करता है तो एक डिसिप्लिन होता है। आपके पास केस आया है, आप उसका फैसला कर रहे हैं, आपको उसको सुना रहे हैं, यू आर द सुप्रीम कोर्ट लिस्टनिंग टू दैट केस। आप अपने घर में गुसल खाने में नौकर को गुसल खाने से आवाज दे के कहते हो ये बंदा जो आया इसको इधर ले आओ, बरामदे में लाओ, मैं इसका फैसला भी करता हूँ, और आप वहां जाके फैसला कर देते हो। ना सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, ना कोई कुछ किया, आप खुद नहीं बेंच बना सकते, आप खुद नहीं बेंच बना सकते। तो ये तो फिर हर जज, ये तो इतनी एनार्की होगी कि उसकी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। उनका ये मानना है कि जज जब खुद फ़रौन बन जाते हैं या एक या दो जज आज खुद अदालत बना के बैठ जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुओ मोटो का जो इख्तियार है वो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तासुरात हैं, ख्यालात हैं और राय है, वो बिल्कुल सही है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे सर अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और आपको बताएंगे कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक और कौन सा बेहतरीन फैसला किया है। स्टे विद अस। हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। आपने भी हाजिर होना है अदालत में, आपने अपना मौक़िफ़ भी पेश करना है। फरमाइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट आपकी नज़र में तकसीम है? मेरी नज़र में बिल्कुल तकसीम है, और ये बहुत बुरी खबर है, अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले रोज़ भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड नहीं होना चाहिए, दे शुडंट बी ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स नहीं होने चाहिए और ये यूनाइटेड होना चाहिए। ठीक है, फैसलों में अगर इख्तिलाफ हो
वो चैम्बर्स में बैठकर, अदालतों के अंदर बैठकर, तो वो तो होता रहता है, बट इसी इट शुडंट लुक लाइक कि भाई एक ये फलाना ग्रुप है और ये फलाना ग्रुप है और ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज़ डेफिनेटली डिवाइडेड। ख्वाह कोई भी जज साहब या चीफ साहब नाराज़ हो या जो कुछ भी कहे, 100 दफ़ा कहे, ये डिवाइडेड हाउस है, दिस इज़ ए डिवाइडेड कोर्ट एंड दिस इज डिवाइडेड। अफरीदी साहब ये बताइएगा कि फायज ईसा साहब ने अपने रिजर्वेशंस, अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, साथ ही आज 5 रुकनी बेंच ने अपनी वजाहत भी दे दी है कि ये फायज ईसा साहब के खिलाफ या उनके केस की वजह से या उनके ऑर्डर के खिलाफ ये बेंच नहीं बना। तो क्या ख्याल है, फायज ईसा साहब दुरुस्त हैं, 5 रुकनी बेंच दुरुस्त है अपनी वजाहत में, या दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं? नहीं, ये तो देखिए इस तरह हो सकता है। काजी फायज ईसा का ख़त मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ने बैठ गया था, लेकिन ये आप वाले प्रोग्राम आ गया जी। तो उसमें ये है कि जो बेंच है, जो लार्जर बेंच बनाया गया है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई डिवीज़न है इस सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके साथ ये भी बात है कि काजी फायज ईसा साहब जो बड़े मुअज़्ज़ज़, इंडिपेंडेंट और हमारे लिए ही इज़ ए प्राइड फॉर अस, वो एक ऐसा जज हैं कि उनका जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन ये तो गलत बात है कि मुझे मसलन जज साहब बाज़ार में कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ उसको दरख्वास्त दी जाए कि जनाब ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, इसको आप इस पर आप फैसला करें। या वो घर में बैठा है या कहीं किसी दोस्त के पास जाता है, ये इस इदारों को हमेशा रेगुलेट किया जाता है, उनका एक तरीक़ाकार बनाया जाता है। इस सिलसिले में बेंचेस बनाने के लिए चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि मसलन चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाते हैं। उसमें ऐसे जजेस को वो रखते हैं जो शायद आजकल ये सूरत हाल, ये 1.5-2 साल से ये सिलसिला बड़ा बहुत चल निकला है कि मखसूस किस्म के जज मखसूस बातों के लिए बैठ जाते हैं, जिसका मकसूद लोग वकील तबसरे करते रहते हैं कि जिस बेंच में फलाना होगा उसका नतीजा ये होगा। तो ये बड़ी बुरी बात है। एक तो जजेस के दरमियान ग्रुपबंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस रेगुलेटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनका ये इख्तियार नहीं छीना जा सकता कि वो किसी बेंच को रेफ़र करे मसला, कोई बेंच बनाए और उसमें जो काजी फायज ईसा ने जिस तरीके से केस का कागनिजेंस लिया जर्नलिस्टों का, तो ठीक है, बिल्कुल वो पब्लिक इंटरेस्ट की वाली बात है। लेकिन शायद काजी साहब जो भी है उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उनको इस केस को चीफ जस्टिस के पास रेफर करना चाहिए था कि वो इसके लिए मुनासिब बेंच जो है। ठीक है, तो अफरीदी साहब, आपको लग रहा है कि क्या एग्जीक्यूटिव ओवर रीच कर रही है जुडिशरी में, अदलिया के मामलात में, जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इस खत में लिखा है, रजिस्ट्रार के किरदार के हवाले से रोशनी डाली है? देखिए बीबी, यू नो वेरी वेल, इसमें एग्जीक्यूटिव में बाज़ इदारे हैं विच आर क्वाइट नोटोरियस कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हम हुकूमत से, इदारों से तवक्को रखते हैं कि ये मुल्क तब ही बेहतर चलेगा, इसमें बेहतरी आएगी अगर हर इदारा अपने डोमेन के अंदर, अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहकर अपने इख्तियारात जायज़ तरीके से इस्तेमाल करे। कोई इदारा किसी इदारे को ये हक हासिल नहीं कि वो दूसरे इदारों को या उनको इन्फ्लुएंस करे या उनको अपने मर्ज़ी के मुताबिक उनसे फैसले ले ले। हमारे यहाँ चूँकि मुल्क में 40 साल से ज़्यादा अरसा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है और अब भी आप और मैं, हम सब समझते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिविल इस्टेब्लिशमेंट, उनकी कितनी ताकत है और हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की कितनी क़ुव्वत और ताकत है। तो
मुदाखलत हर तरफ से होता है जो कि ख़त्म होना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप इट। और इसके लिए हम वकला कोशिश कर रहे हैं और यही सीख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त से गुजरने के साथ बेहतरी की बजाय बदतर सूरत हाल सामने बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बातें सुनी अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब की भी, एतजाज़ एहसन साहब की भी। नाज़रीन, तमाम इदारे सिर्फ मर्रात याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं और ये सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा सिस्टम करप्ट कर दिया गया है। कच्ची आबादियों से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने CDA पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए CDA के वकील ने आज ये कहा, दलाइल में कहा कि CDA कच्ची आबादियों के मुतासरीन को अलीपुर फराश में प्लॉट्स दे रहा है, मॉडल शेल्टर प्रोजेक्ट बना रहा है, 4 आबादियों को वहाँ प्लॉट्स दे भी दिए गए हैं। नाला कुरंगी के किनारे भी कुछ लोगों ने गैर कानूनी रिहाइश गाह बना ली है उसके, और बरसात में सैलाब के खदशे के पेश नज़र नाले के बेड पर बैठने वालों को इलाका छोड़ने का नोटिस दिया है, मगर जब भी इन्फोर्समेंट वाले जाते हैं ये लोग असलहा लेकर आ जाते हैं। CDA वकील के दलाइल के जवाब में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि आईनी अदालत का काम कमजोर तबकों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप आईनी अदालत के सामने हैं, पहले ये बताइए कि CDA ने क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? अगर सिस्टम सही तरह चल रहा होता तो तजावुज़ात होते ही नहीं। आपको यकीनी बनाना था कि कोई गैर कानूनी तामीर ना हो, कल को खुदा ना खास्ता सैलाब आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तमाम इदारे सिर्फ मर्रात याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए सारा सिस्टम करप्ट कर दिया है। क्या इस्लामाबाद अवाम के लिए है या फिर मर्रात याफ्ता लोगों के लिए? नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने चंद दिन पहले जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले इजाफी प्लॉटों की अलॉटमेंट के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया था और अदालती हुक्मनामे में जजों के मिलने वाले इजाफी प्लॉटों की अलॉटमेंट्स मुअत्तल कर दी थी। तहरीरी फैसले में लिखा था उन्होंने कि हैरत अंगेज तौर पे करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजों को भी प्लॉट मिल रहे हैं, तय्यबा तशद्दुद केस में सजा पाने वाले और करप्शन पर हटाए जाने वाले जजों को भी प्लॉट्स मिल रहे हैं और पूरी ज़िला अदलिया को भी प्लॉट मिल रहे हैं। इस सूरत में जिनकी जमीनें ली गई हैं वो इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? जस्टिस अतर मिनल्ला शुरू दिन से ही मरात याफ्ता तबके को नवाजने के खिलाफ हैं। हमारे प्रोग्राम में बहुत साल पहले उन्होंने क्या कहा था, मुलाहिजा कीजिए। तकसीम करना कहां तक दुरुस्त है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो है ये रियासत की जमीन है और इस पे इख्तियार जो है और मलकियत जो है ये इस मुल्क के आवाम की है। इस मुल्क की बदमती देखें कि आपने जो शुरू में नाम लिए, और मैं आपको इस चीज की बहुत मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। ये सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ करप्शन है। अच्छा, क्योंकि जो 10 लाख रुपए दे के और एक प्लॉट करोड़ का लेता है तो वो 1 करोड़ और 90 लाख रुपए जो है वो अवाम के होते हैं जो उसके जेब में जाते हैं। इस मुल्क में 3 इदारों ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने, फौज ने और जुडिशरी ने, और उसमें भी मैंने नहीं सुना कि कभी किसी सेक्शन अफसर या चपड़ासी को मिलता हो, प्लॉट सेक्रेटरियों को ही मिलता है। मैंने ये भी नहीं सुना कि कभी किसी सिपाही फौज के प्लॉट मिलता हो, उनके भी जर्नैलों को ही मिलता है। और मैंने सिविल जजों का कभी नहीं सुना। और इसी तरह मीडिया में आपके जो कैमरामैन जो शहीद होते हैं, मैंने नहीं सुना कि उनको कभी, या रिपोर्टर जो बिल्कुल उनको मिलता हो, वो तो आज तक अपने वेज अवार्ड के पीछे रोल रहे हैं। देखें, 3 इदारे उन्होंने इस सबसे बड़ी करप्शन को अपने लिए लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। और जब मीडिया फैल गई, ज्यादा ताकतवर हो गई, आजाद हो गई, डर से कि कहीं ये लीगलाइज्ड करप्शन उनकी वो एक्सपोज ना कर दें, तो उनको भी साथ मिला लिया। उनको भी साथ मिला। क्या बात है सर, बड़े दुख की बात है। अगर आप इजाजत दें हमारे आपने ये बात सुनी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये प्लॉटों की बंदर बांट और करप्शन को लीगलाइज करने के हरबों को एक्सपोज कर रहे थे। आज वो आला मकाम में मौजूद हैं और अपने इसी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि तमाम जज साहिबान हाथ बांध के इस करप्शन को लीगलाइज करने के तमाम प्रोसेस को बेनकाब करेंगे, ख़त्म करेंगे और ये बंदर बांट जो सहाफ़ियों में, जर्नैलों के अंदर, जजों के अंदर की जाती है, इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।